दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं पूनम सागर जी, जो एक एजुकेटर और काउंसलर हैं। वैसे कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे 12वीं के पास होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, या जब हम शादी करते हैं तो हमारे रिश्तों में उलझन आ जाती है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम फैसले नहीं ले पाते हैं। इन सभी समस्याओं के लिए हमें काउंसलर की जरूरत होती है, जो हमें समझाए और बताए कि हमारी क्या गलती है, क्या कमजोरी है और क्या मार्ग चुनना चाहिए। वही काम करती है पूनम जी। मैम, आपका स्वागत है जयदीप पत्रिका में। थैंक यू जयदीप जी। थैंक यू सो मच टू हैविंग मी हियर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, बताइए, ये काउंसलर की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। दीप जी देखिए, काउंसलर की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है हर जगह। अभी तो गवर्नमेंट ने भी सभी जगह कंपलसरी कर दिया है कि एक काउंसलर अपॉइंट करना जरूरी है। जैसा कि आज के माहौल में स्ट्रेस, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो टीन हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे मैच्योर लोग हों। तो इसलिए काउंसलर की बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। तो वी शुड गो फॉर काउंसलिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना। हमें जी। जाना चाहिए काउंसलिंग के लिए, अगर हम कहीं स्टक होते हैं या कोई डिसीजन लेने में, या किसी तरह की पर्सनल कोई एंजाइटी या पर्सनल कोई ट्रॉमा है, तो उसके लिए हमें जरूर काउंसलिंग करनी चाहिए, जाना चाहिए, जी मेरा मानना। मैम, आपने एमएससी की, बीएड किया और एनटीटी की, और अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिलॉसफी से। इसके अलावा आपने योगा साइको थेरेपी, सॉरी सॉरी, साइकोलॉजी से। इसके अलावा आप योगा थेरेपी भी करती हैं। तो थोड़ा बताइए, ये कैसा रहा आपका ये सफर। बहुत अच्छा रहा सफर। मुझे लगता है कि हर इंसान को जीवन में भी कभी भी ना लर्निंग स्टॉप नहीं करनी चाहिए। इस वजह से मेरा मानना ऐसा है कि जब तक आप आप लर्न करते रहिए। आपको कुछ नया जरूर सीखते रहना चाहिए जीवन में, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपना लर्निंग बंद कर देते हैं तो आप ग्रो होना बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हर इंसान को लर्निंग करते रहना चाहिए। मैं, जैसा कि आपने बताया कि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो बच्चों को काउंसिल करना वैसे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। बीइंग अ टीचर, हमें बच्चों को गाइड करना होता है, उन्हें काउंसिल करना होता है। तो मेरा इंटरेस्ट इस और ज्यादा बढ़ गया कि क्यों ना प्रोफेशनली हमें काउंसलिंग की एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, और प्रॉपर काउंसलिंग की एजुकेशन लेके फिर बच्चों को और अच्छे से काउंसलिंग की जाए, क्योंकि यही फ्यूचर है आगे आने वाले अपने समाज का। तो इसलिए ये लोगों का मेंटल हेल्थ और ये लोगों का डिसीजन लेने की पावर, ये सब अच्छी होनी ही चाहिए। तो आजकल जो जी। डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं भारत में, क्या इसके पीछे भी एक कारण ये है कि काउंसलिंग नहीं होना। हाँ, काउंसलिंग नहीं होना, एक्चुअली दीप जी मेरा मानना ये है कि इंडिया है ना, तो इंडिया में ना, जो हमारा कंट्री है, इसमें ना हम मेंटल इश्यूज के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं और उसे छुपाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो साइकोलॉजी है उसका मतलब ग्रोथ या उसके बारे में कोई जानता नहीं है, या फिर जानते हैं तो उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। कि मानसिक तौर से अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके की एंजाइटी से या डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो उस पर हम बात नहीं करना चाहते। वो भी, उसका भी रीजन है, उसका ये रीजन है कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती है उन लोगों को। अगर वो ये कह दें कि मुझे कोई एंजाइटी, एंजाइटी नाम की क्या चीज होती है, ऐसा बोला जाता है कि एंजाइटी जैसा कुछ नहीं होता, डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस चीज को सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी को ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बहुत बड़ी इशू है ये, और इसको हमें जानना चाहिए, और इसके लिए, इलाज के लिए हमें आगे बढ़ना भी चाहिए, और इसके लिए स्टेप अप करना चाहिए कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। कोई शर्म की बात नहीं है। रिसेंटली जो अभी आपने केस सुना होगा, जो बच्ची थी जिसके पिता ने, राधिका यादव का केस आपने सुना होगा, उसके पिता जी जी ने जी। उसको, बच्ची को, आपने सुना ही होगा उस केस के बारे में, जी जी। कि उस बच्ची को इसलिए मार दिया कि वो सोसाइटी का
प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो मेरा उस केस को देखने का नजरिया ये है कि उनके पिताजी एक्चुअली ठीक नहीं थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो मेंटली स्टेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। अगर वो इस बात को एक्नॉलेज करते, उसको रियलाइज करते और किसी काउंसलर के पास जाते या प्रोफेशनल के पास जाते, तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं बहुत अच्छी तरह से हैंडल की जा सकती थी। कोई सोसाइटी आपके घर की प्रॉब्लम या आपकी प्रॉब्लम को लेके पर्सनल कंसर्न नहीं होती। आप सोसाइटल प्रेशर की वजह से आप, मतलब ये एक तरह की एंजाइटी, एक तरह का डिप्रेशन है। मुझे लगता है उसके फादर काफी लॉन्ग टाइम से इस चीज को झेल रहे थे और अकेले झेल रहे थे। उन्होंने इस चीज पर किसी से बात नहीं की, इस चीज के लिए किसी प्रोफेशनल की मतलब कोई हेल्प नहीं ली। तो यही एक लास्ट में ऐसा रह जाता है कि वो इतना बड़ा इतना दुखद कदम उन्होंने उठाया और उसके लिए वो आई थिंक अभी बहुत ज्यादा दुखी होंगे इस बात के लिए। भारत में नवरात्र में देवियों की पूजा होती है, और वैसे भी कई सारे मंदिर हैं देवियों के, मगर जी। उसके बावजूद भी भारत में स्त्री की स्थिति आज भी निंदनीय है, दयनीय है। इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत दुखद है, बहुत ज्यादा दुखी कर देने वाली बात है। जब भी मैं ऐसे केसेस पढ़ती हूँ, जब भी मेरे नॉलेज में ऐसा कोई केस आता, और ऐसा कोई दिन नहीं होता कि आपके मेरे नॉलेज में ये इस तरीके का केस ना आया हो कि कहीं पर किसी बच्ची का रेप हो गया है, कहीं किसी ने उसको मार दिया है, कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, कहीं पर उसे प्रताड़नाएं झेली जा रही है। मतलब ये डेली के केसेस हैं और ये अभी की उसमें इतने नॉर्मलाइज हो गए हैं कि लोग इनको सुनकर पढ़कर कोई उन्हें फर्क तक नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल हो गया हमारी सोसाइटी के लिए। लेकिन हाँ, रिसेंटली कुछ मामलों में कुछ औरतों ने भी अपने पतियों को और अपने बॉयफ्रेंड्स को मार दिया, तो उस पे जरूर सोसाइटी का फोकस गया कि भाई आदमियों को बचाया जाए। आदमी ऑफ कोर्स गलत तो गलत ही है, चाहे वो औरत करे चाहे आदमी करे, लेकिन सदियों से या कितने टाइम से औरतों को मारा जा रहा है, डेली के केसेस हो रहे हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस केसेस होते हैं रेप के, थ्रेटन के, डोमेस्टिक वायलेंस के। लेकिन उस पर हम लोग कोई बात नहीं करना चाहते। वो इतने नॉर्मल हो गए हैं, इतने नॉर्मलाइज हो गए हैं सोसाइटी के लिए कि दैट इज ओके, इट्स हैपन एवरी डे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज ही होते हैं, इनमें कौन सी नई बात है। तो उस पर हम बात ही नहीं करना चाहते। ये बहुत चिंता की बात है। जिस देश में औरतों को, बच्चियों को देवी समझ के पूजा जाता है, उन्हें सिर्फ, मेरा मानना ये है कि उन्हें सिर्फ इंसान समझा जाए, सिर्फ इंसान समझा जाए ना तो ही काफी है। उन्हें देवी मानने की जरूरत नहीं है। उन्हें देवी मत मानिए, अपने बराबर, अपने जैसा सिर्फ इंसान मानिए उन्हें, तो काफी रहेगा उनके लिए। जी दीप जी। एक तरफ भारत वाले विश्व को कहते हैं कि अतिथि देवो भव, ठीक है, और दूसरी तरफ से वही भारतीय समाज में आज भी भेदभाव, उच्च नीच दिखाई देता है। इतना ही नहीं, बल्कि जी। जो समाज अपने आप को सबसे ऊपर मानता है, उस समाज में भी आज भी दहेज उत्पीड़न जैसी घटनाएं होती हैं। आज सुबह ही मैं अखबार पढ़ रहा था, तो ऐसे मतलब केस पढ़ रहा था मैं कि मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए उस केस को पढ़ने के बाद कि यार इतने समृद्ध परिवार की वो लड़की है और बहू है, उसके बावजूद भी उसके साथ दहेज उत्पीड़न का केस हो रहा है। तो ये, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये तो नॉर्मल बात है दीप जी, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि ये सारी चीजें आप डेली पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर भरा पड़ा है और आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मे बी अभी सोशल मीडिया अच्छे से एक्टिव है और बहुत सारी चीजें देखने में आती हैं कि ये हो रहा है। तो ये तो नॉर्मल बात है, ये सब होता ही है समाज में। इस सोसाइटी ने इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि कोई बात ही नहीं है, कोई इस पे, मतलब ठीक है पढ़ा और भूल गए कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। इतने अच्छे तरह से माँ बाप अभी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, जॉब भी कर रही हैं बच्चियां, फाइनेंशियली भी हेल्प करती हैं अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को। ऑल्दो इसके दहेज के केसेस कोई कम नहीं हो रहे हैं, कोई दहेज लेने में देने में कोई कमी नहीं है, फिर भी उनको दहेज चाहिए होता है कि भाई दहेज के बिना तो शादी, मैंने तो नहीं देखा कहीं, बहुत ही रिसेंटली वंस इन अ वाइल कभी कोई एग्जाम्पल आया हो कि किसी पुरुष, किसी मतलब इंसान ने मना किया हो कि भाई नहीं दहेज नहीं चाहिए।
तो दहेज नहीं चाहिए तो उस तरीके से गिफ्ट चाहिए, किस मतलब उसका रूप बदल देते हैं। लेकिन आज भी इसी सोसाइटी में अच्छे परिवारों में भी दहेज लेने की देने की परंपराएं बिल्कुल सुचारू रूप से वैसे ही चल रही हैं जैसे कि पहले के जमाने में चल रही थी। तो आज भी वही केसेस हैं देखने के लिए। तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि मैं तो बच्चियों से और महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि भाई आप पढ़िए, और माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चियों को पढ़ाइए और उनको पैरों पर खड़े जब तक वो ना हो जाए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है दीप जी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी औरतें तो मुझे लगता है इन केसेस में काफी हद तक सुधार आएगा। कोई भी औरत किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस क्यों सहन करती है? इसलिए करती है कि वो जाए कहाँ। हमारी सोसाइटी में इस तरीके के मापदंड बनाए गए हैं कि भाई शादी कर दी बेटा अब मत घर आना, हमारी सोसाइटी में नाक कट जाएगी। चाहे पति कैसे भी आपको परेशान कर रहा हो, मेंटली टॉर्चर कर रहा हो, फिजिकल टॉर्चर कर रहा हो, तो भी आप उसे झेलते रहना, लेकिन लौट के मत आना हमारी सोसाइटी में। वही सोसाइटल प्रेशर जिसकी बात मैं कर रही हूँ, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो बस यही वो कहते हैं और यही सिखा के बच्चों को भेज देते हैं। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि बच्चों को ये समझना जरूरी है माँ बाप को कि भाई महिलाओं को, अपनी बच्चियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो डिपेंड है अपने हस्बैंड पे, अपने ससुराल वालों पर। वो जाएगी कहाँ पर, खाएगी क्या? एक बेसिक नीड तो पैसा ही होता है ना, कि भाई जीवन जीने के लिए कैस क्या चाहिए, कुछ पैसा तो चाहिए ना, तो कैसे सरवाइव करेगी? तो मैक्सिमम लेडीज इसलिए झेलती रहती हैं क्योंकि माँ बाप सपोर्ट करते नहीं शादी के बाद। वो पढ़ी लिखी है नहीं इतनी कि वो कोई जॉब करें, और वो घर वालों से इसलिए झेलती रहती हैं डोमेस्टिक वायलेंस कि भाई अब उनके पास कोई चारा ही नहीं है कि वो जाएगा। पर उन्हें मोटिवेट करने की जरूरत है। दे हैव मैनी स्किल्स, उनके पास बहुत सारे स्किल्स है। अगर वो नहीं पढ़ी लिखी तो वो अपने घर से कुछ भी काम स्टार्ट कर सकती है, कोई भी वर्क शुरू कर सकती है। एटलीस्ट वो खाने में बनाने में अच्छी हैं, सारी कुशल नहीं तो वो खाना बनाने का भी काम कर सकती है। बस उन्हें अवेयर करने की जरूरत है। तो बस बेसिकली मेरा कहना ये है, पेरेंट्स से भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जब तक आपकी बच्चियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं उनकी शादी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। चाहे सोसाइटी कुछ भी कहे, कितनी भी बड़ी हो जाए बच्ची आपकी, जब तक आप उसे अपने पैरों पे खड़ा ना कर दें, जब तक उसकी शादी करने की जरूरत नहीं है। तो काफी के मुझे लगता है सोसाइटी में काफी बदलाव आएगा अगर बच्चियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी दीप जी। ताज नगरी आगरा से आपका जन्म हुआ, और अजमेर दरगाह जहाँ है बड़ा फेमस, अजमेर में आपका ससुराल है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों शहरों में क्या अंतर है, और क्या संस्कृति है इन दोनों शहरों की? दीप जी ये तो बहुत मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज है। जहां से मैं आती हूँ उत्तर प्रदेश, यूपी आगरा से, और जहां मेरी शादी हुई राजस्थान। राजस्थान फुल ऑफ कल्चर है, और लेकिन फुल ऑफ कल्चर होने के साथ साथ यहाँ पर जो मुझे कमियां लगती हैं वो ये हैं कि अभी भी वो पुरानी रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। यहाँ पर फीमेल्स के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उनको उतनी फैसिलिटीज या उनको इतनी आजादी कोई नहीं है। या कुछ मिली हुई नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा रूढ़िवादी परिवार है, और उनकी बच्चियों को जब मैं देखती हूँ यहाँ पर तो मुझे बहुत मतलब दुख भी होता है कि राजस्थान कितना पिछड़ा हुआ है बाकी जिलों से। जैसे कि दिल्ली है, आगरा है, मतलब बाकी कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से आप कंपेयर करें या स्टेट से कंपेयर करें। हम स्टेट की बात कर रहे हैं कि मैं जी यूपी जी। से बिलोंग करती हूँ। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। तो मैक्सिमम मेरे जो रिलेटिव है सारे यूपी की जगह जगह रहते हैं, तो मैं वहीं पली बड़ी हूँ। और शादी मेरी यहाँ हुई है राजस्थान में, ऑल्दो मेरी फैमिली बिलोंग यूपी से ही करती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग रहते हैं, और आसपास जब मैं अपना माहौल देखती हूँ, बच्चियों बच्चियों के लिए उन पेरेंट्स की सोच देखती हूँ, और बच्चियों के अपब्रिंगिंग देखती हूँ, उनके मतलब उन पे जबरदस्ती का बहुत सारी चीजें थोपी जाती है। वो मुझे बहुत दुखी करता है बहुत ज्यादा। जी जी, एकदम एकदम एकदम। इसके अलावा जैसे कि आजकल के बच्चे हैं, करीब 30 साल के हो जा रहे हैं, उसके बावजूद भी नौकरी नहीं करते हैं या नौकरी नहीं मिल पा हम्म। रही है।
या फैमिली पर डिपेंड है। तो इसको आप कैसे देखेंगे, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। अन्य देशों में 18 या 16 साल के बाद से बच्चे नौकरी करना शुरू कर देते हैं। हमारे भारत में बिल्कुल। अभी भी मतलब 30-35 साल का बच्चा हो जाता है, उसके बावजूद भी वो नौकरी नहीं कर पाता है या शिक्षा में ही बिजी रहता है। हम्म। दीप जी, इसका तो सीधे सीधे आप भी समझ रहे होंगे इस बात को कि ये तो सीधा सीधा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये तो सीधे सीधे जो बच्चे एजुकेशन भी ले रहे हैं और वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है, अभी तक उनकी कोई जॉब वॉब नहीं मिली, तो ये सरकार पे डिपेंड करता है। जैसे राजस्थान में अभी रिसेंटली मैं रह रही हूँ, तो मैं यहाँ के जो भी वैकेंसीज वगैरह निकलती है उन पे भी देखती हूँ कि भाई वैकेंसी तो निकलती है, जैसे कि आप कहें कि भाई लाखों की संख्या में अगर आप कुछ हजार की वैकेंसी निकाल देते हो एक साल में, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, बच्चे हर साल पढ़ के निकल रहे हैं और वैकेंसीज बिल्कुल कम दर कम होती जा रही हैं। वैकेंसी है चवन्नी भर और काम मतलब बच्चे हैं लाखों की संख्या में, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? तो इसलिए बेरोजगार है यहाँ के, मतलब सभी। गवर्नमेंट अगर वैकेंसी नहीं निकालेगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही। इसीलिए बच्चों को नहीं मिल रहा है कोई भी नौकरी, और वो 30 30 35 35 साल तक बस तो प्राइवेट पढ़ाई कर सेक्टर रहे हैं, प्राइवेट तैयारी। सेक्टर भी तो है ना, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में तो फिर पूंजीपतियों अगर कहा जाए कि भाई वहां पर तो आपको हाथ नहीं रखने देते, कि बहुत ज्यादा आपको आपकी सोर्स होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आपकी कास्ट भी मैटर करती है, आपकी एजुकेशन भी मैटर करती है। वहां तो आपको हाथ रखने ही नहीं देंगे कि बहुत, हाँ, आप बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी जब आप जाके प्राइवेट सेक्टर में भी सफल हो सकते हैं या वहां भी एंट्री ले सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं दीप, बहुत सारे मतलब फैक्टर होते हैं इसमें। भारत में आप जातिवाद को कैसे देखते हैं? जो जातिवाद समस्या है या भारत की मजबूती है, किस 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 तरीके से देखते हैं इसको आप? भारत में जातिवाद रग रग में भरा हुआ है, और जातिवाद को मैं इस तरीके से देखती हूँ, अगर यहाँ पर ये फैक्टर ना हो तो शायद अभी तक भारत काफी प्रोग्रेस कर चुका होता। लेकिन भारत अभी तक जातिवाद में ही फंसा हुआ है, और कास्टिज्म इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, कहीं भी हो, कहीं भी देख लीजिए जातिवाद भरा हुआ है। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ आपको, कि लोग कहते जरूर हैं कि अभी नहीं, अभी कहाँ जातिवाद है, अभी कहाँ कोई, अभी अब तो कोई भी जातिवाद नहीं, अभी तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है, हर जगह। ओके। इसके अलावा जो एक धार्मिक मतलब माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे राजनीतिक तौर पर या धार्मिक संगठनों के माध्यम से, दो मतलब युवाओं को उस क्षेत्र की ओर भगाया जा रहा है या लाया जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? युवा ना रोजगार की बात करता है, ना नौकरी की बात करता है, ना पढ़ाई की बात करता है, ना अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की बात करता है। उसको सिर्फ धर्म दिखाई देता है, तो धर्म के पीछे वो भागता रहता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या जैन हो या ईसाई हो। इसको आप कैसे देखते हैं? इससे कहाँ जाएगा हमारा देश? जयदीप जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात के लिए करेक्ट करूंगी कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, नहीं, यहाँ धर्म के पीछे या धर्म की अंधी भीड़ में सिर्फ बेरोजगार, गरीब और जो निचली जाति के बच्चे हैं वो ही हैं, बाकी नहीं है। आपने कभी देखा है क्या किसी भीड़ या क्राउड में बहुत वेल एजुकेटेड लोगों के पेरेंट्स के बच्चे देखे हैं क्या? नहीं देखे होंगे आपने। वो लोग कौन है? वो भीड़ से पूछ लीजिएगा कभी रोक के, बेटा क्या करते हो, आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? वो जरूर गरीब और बहुत बेरोजगार उसी परिवार से होंगे। और इस भीड़ को बहुत ही अच्छी तरह मैनिपुलेट करके इस ओर धकेला जा रहा है कि गरीब और पिछड़ा होता चला जा रहा है, जिससे कि ये अपने हक की बात ना करें, ये एजुकेशन की बात ना करें, ये एम्प्लॉयमेंट की बात ना करें, ये खाने की बात ना करें, ये कुछ ना करें। बस इसको इस धर्म में ही उलझा के रखना ही गवर्नमेंट का, आई थिंक, मोटो है कि भाई इसको इसी तरफ
समझा के रखें या इसी तरफ उलझा के रखें जिससे वो बेसिक जो नीड है ना उन पे बात ही ना करें। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़े लिखे बहुत ज्यादा पूंजीपतियों के, मतलब बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे रैलीज में जाते होंगे। मुझे तो नहीं लगता, नहीं जाते, कोई भी नहीं जाते। अगर आपको कोई दिखे तो बताइएगा। मुझे नहीं लगता, ये बेचारे गरीब और बहुत बेरोजगार लोग हैं। आप काउंसलिंग और एजुकेटर के तौर पर पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं। आपको इन 15 सालों में क्या अनुभव हुआ कि महिलाओं की समस्या क्या है और बच्चों की समस्या क्या है, जिस पर सरकार को और हमारे समाज को काम करना चाहिए? ये मेन समस्याएं हैं। मुझे लगता है महिलाओं की तो सबसे, हर चीज का मुझे जो रूट लगती है ना वो एजुकेशन है। मेरा फोकस सबसे ज्यादा एजुकेशन पे। मैं मानती हूँ जब जो व्यक्ति, अगर महिलाएं एजुकेटेड हो जाएंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, समझदार हो जाएंगी, अपने हक को समझने लगेंगी, जब वो पढ़ेंगी तो ऑफ कोर्स वो जानने लगेंगी कि मेरा क्या अधिकार है, मुझे कैसे, किस बात पे मुझे क्या, कैसे मैं अपने अधिकारों की बात कर सकती हूँ। जब वो एजुकेटेड हो जाएंगी तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले भी अभी आपको कहा कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, तो वो क्यों डोमेस्टिक वायलेंस सहन करेगी। आजकल आप देख रहे हैं ना केसेस कि भाई महिलाओं ने ऐसा कर दिया, महिलाओं ने डाइवोर्स के फाइल कर दिया या ये। तो एक समाज है ना, उसे वो गलत तरीके से ऐसे देखता है कि भाई पहले तो जो भी हो जाए, औरत छोड़ती नहीं थी और बस चाहे वो मर मर के पूरी जिंदगी वहां काटती रहती थी, किसी से कुछ नहीं बोलती थी, चाहे पिट रही है, चाहे उसे मानसिक तनाव दिया जा रहा है, चाहे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, चाहे फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, वो कैसे भी करके बस जूझती रहती थी, कहती नहीं थी। लेकिन आज की जो महिलाएं जो शिक्षित हो रही हैं, वो अब इन बातों पे विरोध करने लगी हैं और अपनी बातें कहने लगी हैं, और इसीलिए डाइवोर्स के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। क्यों कोई भी इंसान किसी भी तरह की परेशानी झेल के जीवन जिए। जो जो इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग है, हर किसी का फर्स्ट, पहला जो अधिकार है वो ये है, उसे खुश रहना चाहिए और उसे स्वस्थ रहना चाहिए। तो खुश रहना तो सभी का अधिकार है, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पुरुष हो। आदि काल से, मतलब ये जो मेल डोमिनेटिंग कंट्री है इंडिया, तो यहाँ पर क्या औरतों को किसी ना किसी तरीके से, हर तरीके से, मतलब बहुत सारे तरीकों से उसे मतलब दबाया ही गया है। तो अब जब एजुकेशन थोड़ी बढ़ रही है तो औरतें अपने अधिकारों के बारे में जान रही हैं, तो वो स्टेप्स ले रही हैं जो उनको हजम नहीं हो रहा। भाई इक्वालिटी किसी को, हार्डली जब आपको 100% कोई सर्व करने वाला मिल जाए और फिर वो आपको अपोज करने लगे आपकी बातों पे, तो ऑफ कोर्स बुरा तो लगता ही है। तो इसीलिए जो पुरुष प्रधान समाज है उसको बुरा लग रहा है कि भाई सालों से तो ये चुपचाप से हमारा काम करती थी, गालियां भी खा लेती थी, रिस्पेक्ट भी झेल लेती थी और हमारे कहने पर सब कुछ करती थी, अभी अपोज क्यों कर रही है। तो जब महिलाएं जागरूक होंगी शिक्षा से, या कोई भी जागरूक होगा, मैं महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, जब वो पढ़ेंगे, अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, जागरूक होंगे, तो वो अपोज करेंगे। क्यों सहन करेंगे वो, बताइए। क्यों करेंगे? बिल्कुल। सहन नहीं करेंगे ना। जो गलत है वो तो गलत है, किसी के लिए भी हो। तो इसलिए आजकल वो करने लगे हो। बच्चों के मामले में मैं कहती हूँ कि आपने बच्चों के लिए क्या पूछा था, जगदीप जी? मैं ये क्या बोला था क्वेश्चन था कि जो आपका? जो बच्चे हैं उनकी समस्याएं क्या नजर आई? आपने काउंसलिंग की होगी कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या उनकी दिलचस्पी किसी और में है, करेक्ट, करेक्ट, अभिभावक करेक्ट। उनसे बोल रहे हैं कि आप ये कीजिए, आपको ये करना बिल्कुल। है। ये समस्याएं आती होंगी बच्चों की भी, क्योंकि आपने काउंसलिंग की है कि पिछले 15 सालों से। पेरेंटिंग पर मतलब मुझे बहुत, मैंने बहुत सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखे हैं कि पेरेंटिंग पेरेंटिंग कोई इजी टास्क नहीं है। मैं कई कई सारे वीडियो मैंने पेरेंटिंग्स पे डाले हैं। तो पेरेंटिंग ना सभी को पता नहीं है कि कैसे कैसे, मतलब अपने बच्चों को हमें उसके सामने किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आफ्टर कोरोना जो पेंडेमिक रहा 2-4 साल, उसमें बच्चे सभी, पूरी मतलब दुनिया ही क्या इस पर आ गई, मोबाइल पर आ गई, क्योंकि पढ़ाई भी मोबाइल पर है और भी कुछ काम है वो भी मोबाइल पर है। तो ना चाहते हुए भी बच्चों के हाथ
हाथ में मोबाइल आया, दिया गया पेरेंट्स के थ्रू, और फिर पेरेंट्स भी उसके तो काफी ज्यादा जो फोन का एडिक्शन है ना वहां से चला आया, ठीक है। लेकिन नॉट ओनली चिल्ड्रन, मतलब बच्चे ही नहीं, केवल पेरेंट्स भी इसके काफी एडिक्टिव हो गए, जो घर पे थे पेरेंट्स। तो बच्चों ने जो बच्चे सीख रहे हैं वो पेरेंट्स से ही सीख रहे हैं, हमने ही उनको हाथ में मोबाइल दिया, और अब मतलब उससे वो लोग इतने एडिक्टिव हो गए कि अब कुछ भी मोबाइल के बिना उनका काम चलता नहीं है, और सारी चीजें मोबाइल पे ही डिपेंड करते हैं। तो बच्चों की बेसिक समस्या तो यही है कि बच्चों के सामने हमें अच्छे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए पेरेंट्स को, जिससे कि वो अच्छी बातें सीखें। आप बच्चों के सामने कुछ टाइम बुक्स लेकर बैठिए, कुछ बच्चों के साथ पढ़िए, पर पेरेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि बच्चों के साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करें और उनको कुछ भी बोले। मोस्टली पेरेंट्स जो हमारे टाइम के पेरेंट्स थे, काफी सारे बच्चे हुआ करते थे और उन्हें पता ही नहीं था कि बच्चों के सामने किस तरीके से, अगर मम्मी को बोल रहे हैं तेज आवाज में या वो बोल रहे हैं, तो वो सब बच्चों की लर्निंग में शामिल हो रहा होता है। बच्चों की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। जो आसपास का उसका एनवायरनमेंट होता है, उसका जो घरेलू एनवायरनमेंट है, उसका जो स्कूल में सर्कल है, बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं बच्चों की। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब बच्चे छोटे होते हैं या टीन एज तक भी होते हैं, कि उनके सामने अच्छे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए, अच्छी तरीके से बिहेव होना चाहिए, सो दैट उनकी जो पर्सनैलिटी है अच्छे से डेवलप हो। तो ये मेन है। और उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन को ऐसे दरकिनार नहीं कर देना चाहिए। अगर बच्चा कुछ असहज महसूस कर रहा है या कुछ उसका बिहेवियर में चेंजेस है, तो प्लीज टॉक टू हिम, उनसे बात करिए। बातें करना बहुत जरूरी है अपने बच्चों से, टाइम निकाल के। चाहे आप कितने भी बिजी हैं, हम सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। अगर बच्चे की मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं है तो क्या करोगे ये सब करके। एकदम इसलिए एकदम जरूरी जी। है अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपनी घर में वाइफ है वाइफ को दीजिए, और वाइफ अगर बिजी है हस्बैंड को दीजिए। मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड करना फैमिली में जरूरी है। उसी से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल होता है, और इसी तरीके के फिर कॉन्फ्लिक्ट बनते जाते हैं, जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी पे खराब प्रभाव पड़ता है, और आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है उस पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आप छोटे कपड़े पहन के सोशल मीडिया पर जो रील्स बना रहे हैं, अपने छाती दिखा रहे हैं, अपना बैक साइड दिखा रहे हैं, ये क्या मकसद है? मतलब समाज में आप, या आप चंद व्यूज कमाने के लिए या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं आप आजादी के नाम पर? ये थोड़ा होता है कि मतलब आप आजाद हैं, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन बट इसका भी तो एक प्रभाव पड़ता है ना समाज में। हाँ बिल्कुल पड़ता है सर। समाज में तो बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। ये सारे रेप केसेस का भी प्रभाव पड़ता है। कि जी। ये कहना, मैंने अभी रिसेंटली डेली पढ़ते हैं हम लोग कि भाई 5 साल की बच्ची से लेके 83 इयर्स ओल्ड की औरत को रेप करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वहां कपड़े का क्या सीन आता है, कि वो 5 साल की बच्ची में क्या आपने ऐसा अश्लील देख लिया, या उसकी कौन सी ड्रेसिंग देख ली आपने, और 85 साल की बुढ़ी में आपने, बुढ़िया औरत में कौन सी अश्लील बात देख ली। तो ये सब यहाँ से होता है दीप जी। तो ये आपका नजरिया है देखने का, कि इस तरीके से देखना। हाँ, रील्स वगैरह की बात हम करें तो देखिए, ये सब इनका पर्सनल जो भी ये लोग करते हैं, मुझे नहीं लगता इस तरीके से चीपनेस दिखा के या ऐसी चीप हरकतें करके, आप चाहे वो लड़के करें चाहे लड़कियां करें, कोई भी करें, इस तरह से चीपनेस दिखा के सोसाइटी में कौन सा एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि भाई इससे हमारे रील बढ़े, या इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ आपके मन की बात है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस तरीके से ऐसा कुछ होगा, कि इस तरीके से अभद्र तरीका चाहे लड़के दिखाए चाहे औरतें दिखाएं, वो ठीक नहीं रहता सोसाइटी के लिए। लेकिन हाँ, कपड़े पहनना ना पहनना, कैसे रहना है, ये बॉडी बिलोंग करती है हर व्यक्ति पर, खुद पे, खुद की वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, किस तरीके से रहना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी भी समाज को या किसी को भी ऑब्जेक्ट करने की जरूरत है कि भाई आपको ऐसे कपड़े नहीं पहने, या ये सभ्यता के नारे। आप लोअर टी शर्ट पहन के भी पूरा शरीर ढक के भी बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हैं, बजाय 5.5 मीटर की साड़ी पहन के भी अगर आपका शरीर पूरा दिख रहा है, तो कोई सेंस नहीं है इस 5 मीटर के कपड़े को लपेट के आप बहुत भारतीय नारी बन के घूमे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेंसफुल बात है। तो आप कपड़े तो कुछ भी पहनिए, आपको जो कंफर्टेबल, मुझे लगता है कपड़े वो पहनने चाहिए जो आपको कंफर्ट दे,
आपको कंफर्टेबल फील कराए, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कोई भी हो। बहुत बहुत थोड़े अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने अपने बहुमूल्य समय दिया जयदीप पत्रिका को। थैंक यू सो मच जयदीप जी, थैंक यू।